अब हम आ गए हैं यूनिट 2 पे, क्लास 9th की बुक बी हाइव के यूनिट 2 पार्ट 1, द साउंड ऑफ म्यूजिक। राइट, साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक संगीत की आवाज़, मतलब संगीत में से जो आवाज़ आती है वही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो म्यूज़िक के बारे में है। म्यूज़िक कैसे इवॉल्व हुआ, लोग म्यूज़िक के लिए कितना तत्पर रहते हैं। जो म्यूज़िक से प्रेम करता है, आप किसी चीज़ के लिए अगर खुद को समर्पित कर दें तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा। और जिसको म्यूज़िक से प्रेम होता है वो सारा कुछ म्यूज़िक के लिए, वो सोता उठता जागता, सोता खाता, सब कुछ म्यूज़िक के लिए ही है। इसी तरह आप किसी भी एक चीज़ की अगर आपको धुन लग जाए, किसी अच्छी चीज़ की अगर धुन लग जाए तो उससे कितना फ़ायदा होगा, आप कितनी बाधाओं को तोड़ सकते हैं, ये इस साउंड ऑफ म्यूज़िक के सारे पार्ट्स में बताया जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। एवलिन ग्लेनी जो थी वो म्यूज़िक के साउंड को, संगीत को सुन सकती थी, लेकिन कमाल की चीज़ है इसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है, विदाउट हियरिंग इट। वो सुन सकती थी आवाज़ को बिना सुने हुए। लिसन टू द साउंड, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देख रहे हैं क्या कॉन्ट्रास्ट है कि एकदम बिल्कुल ऑपोजिट, दो चीज़ें ऊपर नीचे ऑपोजिट लिखी हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक है, सेंटेंस को पूरा कर रही हैं। कॉन्ट्रास्ट के रूप में नहीं लिखा है ये, ठीक है। देखते हैं, बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी के बारे में लिखा है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, लेकिन शायद उसको कुछ अद्भुत दे दिया है उसके बदले में। What we hear, she feels far more deeply than any of us. तो जो कुछ हम सुन सकते हैं, जैसे हम शब्दों को सुनते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, राइट, लेकिन वो शब्दों को महसूस कर सकती थी। सुनने का काम क्या होता है, सुन के अगर आप नहीं समझें तो सुनने का फ़ायदा नहीं होगा। तो वो सुनने वाला पार्ट हटा के सीधे उन शब्दों को महसूस, उस आवाज़ को महसूस कर सकती थी और उसकी समझ में आ जाता था। समझना ही मेन पार्ट होता है ना। अगर आप बिना सुने मेरी बात सारी समझ जाएं तो फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ और आप बिना मुझे सुने ये सारी बातें समझ जाएं मेरी, तो फिर सुनने की ज़रूरत क्या है। तो उसने ये वाला बीच वाला पार्ट स्किप कर दिया था। उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति थी, वो संगीत को समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण था कि वो म्यूज़िक को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती थी। एक्सप्रेस यानी दिखा सकती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. ये फिजिकल डिसेबिलिटी है हियरिंग की, मतलब अगर आप सुन नहीं सकते तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट होता है। इसके बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया। ये एवलिन ग्लेनी की कहानी है, उसी की कहानी पे ये बेस्ड है। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो जो रश आवर की भीड़ है, जो भीड़ वाला समय होता है, तो लोग, जॉसल का मतलब धक्का मुक्की, तो धक्का मुक्की करके अपनी जगह बनाना चाहते थे प्लेटफॉर्म पे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब छोटी सी, पतली, बेसिकली पतली, देखने में छोटी सी लगे, एक पतली दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, तो 17 साल से की थी वो, लेकिन अपने 17 साल से भी वो छोटी लग रही थी, इतनी दुबली पतली थी वो। नर्वसली, लेकिन एक्साइटेड थी, काफ़ी उत्तेजना में थी, काफ़ी खुशी की उत्तेजना। एक्साइटेड होता है खुशी की उत्तेजना, तो एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, उसको महसूस हो रहा था कि ट्रेन आ रही है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं ना, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, ट्रेन आती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, वो महसूस करके एक्साइटेड हो रही थी। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, उसका ये
पहला दिन था, लंदन में है ये। और बहुत ही किसी भी एक टीनेजर के लिए, टीनेजर किसको कहते हैं, 13 से लेके 19 तक, या जिसमें टीन लगा होता है ना, जितनी उम्र में, वो टीनेजर होता है। ठीक है, तो एक टीनेजर के लिए काफ़ी मुश्किल, डॉन्टिंग मतलब मुश्किल काम, फ्राइटनिंग डरावना, मतलब मुश्किल वाला डरावना, डराने वाला डरावना नहीं, मुश्किल, किसी मुश्किल काम को देख के भय लगता है, तो वैसे ही ये किसी भी टीनेजर के लिए काफ़ी डॉन्टिंग काम था, मेहनत वाला काम था। ठीक है, जो कि स्कॉटिश फार्म में, तो इसमें ये बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी स्कॉटिश फार्म में रहती थी, यानी वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी बेसिकली। ठीक है, बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। मतलब लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब संगीतज्ञ, जो संगीत की विद्या लेता है, जो संगीत परफॉर्म करता है, उसको म्यूजिशियन कहते हैं, राइट। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब इच्छा रखने वाला, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। तो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो है उस वो जो नॉर्मल चैलेंज लेता है, उससे ज़्यादा चैलेंज ये लड़की झेल रही थी। 17 साल की एवलिन जो है वो उससे ज़्यादा चैलेंज ले रही थी। क्यों? क्योंकि वो डेफ थी। डेफ का मतलब बहरी, सुन ना सके, जो उसको डेफ बोलते हैं। तो सोचो, एक तो जो सुन सकता हो वो म्यूजिशियन बनना चाहे, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा काम है। इतना कंपटीशन है, इतना आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। लेकिन वो इन सब के साथ साथ उसके पास एक और कमी थी जिससे वो लड़ रही थी, वो था कि वो डेफ थी, काफ़ी मुश्किल पोजीशन में थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो ऐसा नहीं है कि एवलिन ग्लेनी पैदा ही बहरी हुई थी, पैदा ही डेफ हुई थी, या अचानक एक दिन डेफ हो गई, नहीं, ऐसा नहीं था। ग्रेजुअल, धीरे धीरे डेफ हुई थी वो, उसको सुनाई देना धीरे 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 कम हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी माँ को अभी भी याद है, लिखा है इसमें कि उसकी माँ को अभी भी याद है कि जब वो 8 साल की थी एवलिन, तब उसको पता चला था कि जब वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तब उसको कुछ उसने नोटिस किया था कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, एवलिन में। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और हुआ क्या था, उन्होंने उसका नाम बुलाया और वो मुड़ी नहीं, उसने देखा भी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। तो उसकी माँ को तुरंत ही लगा कि उसकी बेटी ने सुना नहीं है। सेज इजाबेल ग्लेनी। तो एवलिन ग्लेनी ये है, इसकी मदर का नाम था इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्लोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो काफ़ी समय तक एवलिन इस बात को छुपा के रख पाई कि वो सुन नहीं सकती थी। किससे छुपाना होता है? अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। तो काफ़ी दिनों तक उसने बताया नहीं और लोगों को भी पता नहीं चला। शी मैनेज टू कंसील मतलब छुपाना, राइट। बट बाय द टाइम शी was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब तक वो 11 साल की जब तक पहुंची, तब तक सबको पता चल गया था, उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी, मतलब उसको सुनाई देना और भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो उसकी हेडमिस्ट्रेस, जो उसके स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि भाई इसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ। अर्ज्ड का मतलब, ध्यान दीजिए, अर्ज का मतलब रिक्वेस्टेड, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो तब जब स्पेशलिस्ट को दिखाया इन्होंने, इसकी मम्मी ने, क्या नाम था, इजाबेल ग्लेनी, उन्होंने दिखाया तो पता चला कि उसकी नर्व डैमेज हो गई और उसके कारण उसकी हियरिंग सीवियरली इम्पेयर्ड हो गई है। किस कारण से? नर्व डैमेज के कारण से। ग्रेजुअल, धीरे धीरे वो नस जो है वो ख़राब होती गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उसको सलाह क्या दी गई कि उसको हियरिंग एड लगा दिया जाए और डेफ के स्कूल में, जहाँ डेफ लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे उसका एडमिशन करा दिया जाए, वहाँ पे पढ़ेगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। और जब ऐसा हुआ तो किसी भी बच्चे को, 11 साल की तो थी बेचारी, 11 साल के बच्चे को वो अभी अगर उससे पूछा गया तो कह रही कि उस समय तो सब कुछ काला दिखाई दे रहा था,
सब कुछ काला मतलब आंख नहीं खराब थी। सब कुछ काला दिखाई दे रहा था मतलब भविष्य। उसको लगा अब आगे क्या होगा, मैं डेफ के साथ पढ़ूंगी, नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ भी नहीं पाऊंगी, कैसे चलेगा मेरा काम, भविष्य में क्या होगा मेरा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी। गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना, ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। शी वॉज डिटर्मिन्ड, वो दृढ़ निश्चय के साथ थी। डिटर्मिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चय, ठीक है। वो उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो एक साधारण जीवन, नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। तो एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। आप देख रहे हैं, ये जाइलोफोन होता है। जाइलोफोन में लकड़ी के ये जो लगे हुए हैं ना, ये एक एक ये लकड़ी के हैं और ये एक तार से ऐसे बंधे हुए हैं। एक डंडा होता है, जब इसको मारते हैं इस पे तो इसमें से आवाज़ आती है। ये इंस्ट्रूमेंट जाइलोफोन कहा जाता है। तो वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और उसने निश्चय किया। डिसाइडेड मतलब निश्चय, ठीक है। डिटर्मिन्ड मतलब दृढ़ निश्चय, ठीक है। उसने निश्चय किया कि वो भी बजाएगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो मोस्ट ऑफ द टीचर, बहुत सारे टीचर्स ने डिस्करेज, उसको बहुत ज़्यादा ढाढ़स नहीं बधाया। करेज मतलब साहस, डिस्करेज उसका उल्टा होता है, मतलब उसका साहस तोड़ दिया, मतलब उसको मना किया, मत बजाओ, तुम नहीं बजा सकती। लेकिन परकशनिस्ट, परकशनिस्ट होता है जो ड्रम बजाता है, तबला बजाता है, जिस पे भी थाप दे के बजाते हैं उसको बजाने वाले को परकशनिस्ट बोलते हैं। तो रॉन फोर्ब्स एक परकशनिस्ट थे जिन्होंने उसका पोटेंशियल देखा। पोटेंशियल का मतलब होता है क्वालिटी और एबिलिटी, राइट। जिसमें कोई एबिलिटी हो तो कहते हैं ना इस बच्चे में पोटेंशियल है। तो उसने एवलिन का पोटेंशियल देखा रॉन फोर्ब्स ने और उसने एनकरेज किया। रॉन फोर्ब्स कौन था? परकशनिस्ट। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उसने क्या शुरू किया? दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे ट्यून कर दिया। ट्यूनिंग करते हैं ना, ऐसे टाइट करते हैं, कितना टाइट कितना ढीला। तो अलग अलग नोट्स पे, डिफरेंट नोट्स पे दो ड्रम को उसने टाइट किया, ठीक है, ट्यून किया। उसको मैं टाइट बोल रहा हूँ, उसका मतलब ट्यूनिंग होता है। जो अलग अलग कितना टाइट होगा, उसका जो लेदर लगा हुआ होता है ऊपर, वो कितना टाइट होता है, उसको ट्यूनिंग करना कहते हैं। आप जब म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, म्यूज़िक के बारे में देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे ट्यून करते हैं। तबले को ट्यून करते हैं, उसका टाइट करते हैं, और गिटार को करते हैं। जिसमें भी तार या जिसमें भी कोई भी लेदर बंधा हुआ होता है, उसको आप कितना टाइट करते हैं उस हिसाब से उसमें आवाज़ आती है। तो उन्होंने दो ड्रम को अलग अलग लेवल पे ट्यून किया, ठीक है। तो आप देखते हैं भाई, ये तो बड़ा मज़ेदार काम किया। और आगे बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उन्होंने कहा कि अपने कान से मत सुनो। सुन तो हो सकती नहीं थी क्योंकि वो बैरी हो चुकी थी 11 ईयर्स तक होते होते। तो कह रहे हैं कि किसी और तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। अब रॉन फोर्ब्स भी जानता तो था नहीं कि कान के अलावा सुन कैसे सकते हैं, लेकिन रॉन फोर्ब्स चूंकि परकशनिस्ट था, उसको ये पता था कि कानों के अलावा भी संगीत को महसूस किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा किसी और तरीके से महसूस करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो अचानक एवलिन ने कहा कि उसको ऐसा लगा कि जिस ड्रम की ट्यूनिंग ज़्यादा हुई थी, हायर ड्रम, जो ऊंचा वाला ड्रम था, उसको ज़्यादा ट्यून किया था, उसको वो अपनी कमर से ऊपर के हिस्से से सुन सकती थी। और जो हल्की ट्यूनिंग हुई थी, जो लोअर ड्रम था, उसको वो अपने कमर के नीचे के हिस्से से सुन सकती थी। मतलब उसको महसूस हो रहा था कि उसकी आवाज़ उसके कमर के नीचे के हिस्से में लग रही है और बाकी ऊपर में। इतना प्रेम था संगीत से। संगीत को उसने बहुत मन से देखने की कोशिश की और उसको महसूस करने लगी। और ये सच्ची कहानी है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेट्स वाइब्रेशंस।
तो एवलिन बता रही है कि मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया? साउंड के वाइब्रेशंस को अपने बॉडी और अपने माइंड से महसूस करने की कला सीख ली। उसका शरीर ही, पूरा शरीर उसका कान बन गया था। वो अपने पूरे शरीर से सुन सकती थी। वाइब्रेशंस जो होते हैं, जब आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब हायर नोट के वाइब्रेशंस होते थे तो वो वेस्ट अप से सुनती थी, और जब लोअर नोट्स के होते थे तो वेस्ट डाउन से। वो उसने अपने बॉडी को ऐसे ट्रेन कर लिया, और जो बॉडी सुनती थी और माइंड उसको एनालाइज कर लेता था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके बाद ये सुन सकती थी, ये कला उसने अपने अंदर उत्पन्न कर ली। उसके बाद की कहानी, सीखना तो फिर भी पड़ेगा ना, अलग अलग नोट सीखने पड़ेंगे, अलग अलग ताल सुर सब सीखने पड़ेंगे। तो इसके बाद की जो कहानी है वो तो दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम की है, वो तो सबको करनी पड़ती है, वो इसको भी करनी पड़ी। इसके साथ बस एक्स्ट्रा ये था कि इसको कान की जगह अपने बॉडी से सुनना था, अपने बॉडी को, पूरे बॉडी को इसने अपना कान बना लिया था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। तो उसने टूर किया यूके में, यूनाइटेड किंगडम, एक जवान लोगों के ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा वगैरह उस समय जवान लोग ही बनाते थे और 16 साल की होते होते तो उसने निश्चय कर लिया था कि वो संगीत को ही अपनी ज़िंदगी का ध्येय बना लेगी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में अप्लाई किया और सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले लोगों के इतिहास में उसका नाम दर्ज हुआ। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक दुनिया की म्यूज़िक की सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में से एक है, ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा में कई लोग बजाते हैं ना, एक बैंड होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक से सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मतलब एक अकेले, ठीक है, अकेले वाले परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल का कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में लंदन में। उसमें से 3 साल के कोर्स में उसने लगभग सारे टॉप के जो अवार्ड्स थे, सारे बेहतरीन अवार्ड्स सब ले लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सब चीज़ों के लिए कोई भी अगर उससे कहता था ना, अरे आप तो महान है, आप तो बिना सुने कर सकती है, तो इन चीज़ों को वो ज़्यादा भाव नहीं देती थी, इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करती थी, इनको अपने सर पे नहीं चढ़ने देती थी। लोग कहते हैं ना, कोई देखते हैं कि अगर कोई अंधा आदमी ये कोई काम कर ले रहा है तो उससे कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत बढ़िया काम कर ले रहे हो। तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं करती थी, वो अपने आप को नॉर्मल मानती थी कि जैसे नॉर्मल लोग कर रहे हैं, उसका कंपटीशन नॉर्मल लोगों से था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो उसका कहना था अगर तुम मेहनत करो और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको उसके लिए मेहनत करनी है। सिर्फ ये 2 चीज़ें जिस आदमी के पास हो जाएंगी वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और उसको पता था कि उसको सबसे ऊपर जाना है और वो सबसे ऊपर पहुंच गई। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। तो वो कहाँ पहुंच गई? द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट ऑफ आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। 1000 इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी थी उसके पास, हजार इंस्ट्रूमेंट लगभग वो बजा सकती थी। और टॉप परकशनिस्ट थी, मल्टी परकशनिस्ट, कई इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा सकती थी, ठीक है। और उसका इंटरनेशनल, वो एक देश में ही नहीं कई देशों में जा जाके घूम घूम के सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस सारे देती थी। बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन बन चुकी थी वो। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो काफ़ी फैसिनेटिंग, इंट्रीगिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग, काफ़ी देख के आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है।
तो ये ताज्जुब वाली बात थी, एवलिन को काम करता हुआ देखना एक बहुत बड़े ताज्जुब की बात थी कि देखो कैसे बजा रही है और विदाउट एफर्ट कोई, और उसको देख के ऐसा लगता था संगीत बजाने में कोई मेहनत है ही नहीं। जब आदमी किसी चीज़ में मास्टर हो जाता है और वो काम करता है तो उस काम में मेहनत नहीं दिखती है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट खेलते देखें तो और वो 6 मारे या 4 मारे, कवर ड्राइव मारे, तो उसको देख के लगता है कि कोई इसने तो एफर्ट किया ही नहीं, ये तो बड़े आराम से मैं भी कर लूँगा। लेकिन उसमें सालों की मेहनत होती है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। ऐसे ही एवलिन के पास, एवलिन ने भी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि उसको काम करता देख के पता ही नहीं चलता था कि इसमें कोई मेहनत की भी बात है। ठीक है। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और 2 घंटे तक उससे बात की इस राइटर ने, लेकिन 2 घंटे की बात में उसने एक भी शब्द राइटर का छोड़ा नहीं। नॉर्मली डेफ लोग आधी बात सुन सकते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत सुन सकता है तो सुन लेगा, कुछ छोड़ देगा। उसने एक भी बात मिस नहीं की। Men with bushy beards give me trouble। तो उसने कहा जिन आदमियों की बुशी बेयर्ड होती है, बुशी मतलब छोटे पौधे, बुश होता है ना जंगल की तरह, जिनके बेयर्ड होते हैं घने, वो उसको अच्छे नहीं लगते। शी लाफ्ड, वो ये कह के हंसी। इट इज़, ये देखिए एवलिन कि ये फोटो है काम करते हुए, दुबली पतली सी लड़की है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। तो कह रही है कि सिर्फ होठों को देख के, क्योंकि वो जो आवाज़ आदमी क्या बोल रहा है ये बात वो होठों की मूवमेंट को देख के पता कर सकती थी। तो कह रही है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो जिनकी दाढ़ी घनी होती है उनके होठ हिलते कैसे हैं, किस तरह से हिलते हैं, वो उसको पहचानने में दिक्कत होती थी। इसलिए उसको दाढ़ी वाले लोग, घनी दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं थे। घनी दाढ़ी से होठ छुप जाते हैं। तो कह रही थी कि सिर्फ लिप्स ही नहीं देखना पड़ता, आंखें भी देखनी पड़ती हैं, उसका चेहरा भी देखना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश टिल्ट। और स्कॉटिश फार्म में रहती थी, स्कॉटलैंड की थी, तो वो फ्लॉलेसली बिना किसी गलती के थोड़ा सा स्कॉटिश आदमियों की तरह बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो कह रही है मेरी आवाज़ साफ है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक तो सुन ही सकती थी ना थोड़ा बहुत। तो उसकी स्पीच काफ़ी क्लियर थी। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। उसने 2 और लैंग्वेज सीख ली थी, फ्रेंच लैंग्वेज मास्टर कर ली थी, फ्रेंच लैंग्वेज लर्न कर ली थी, और बेसिक जापानीज भी थोड़ा बहुत बोल लेती थी। ये कैसे सीखा उसने, ये कमाल की चीज़ है। क्योंकि 11 साल की उम्र तक तो फ्रेंच और जापानीज उसके पास बोली नहीं जाती थी। स्कॉटिश टिल्ट के साथ तो इसलिए बोल पाती थी क्योंकि वो वहीं की थी और 11 साल तक इंग्लिश सुनती थी। लेकिन ये दोनों लैंग्वेज भी उसने मेहनत करके सीख ली। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू माई एवरी पार्ट, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और कहती थी कि अब चलो लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन म्यूज़िक की अगर बात करें तो ये मेरे सारे शरीर में दौड़ती है। इट टिंगल्स इन माई स्किन। टिंगल्स का मतलब होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकलिंग, गुदगुदी जैसी। बोलता है ये मेरे म्यूजिक सुनते ही मेरे स्किन में गुदगुदी होने लगती है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मेरे चीक बोन्स, चीक के पास जो बोन होते हैं उनमें और मेरे बालों में, सब में टिंगलिंग, गुदगुदी जैसी होने लगती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो जाइलोफोन बजाती है, जाइलोफोन है ना स्टिक से उस पर मार के बजाते हैं, तो जाइलोफोन बजाती है तो कहती है कि स्टिक से जब मारते हैं तो हम म्यूज़िक सुनते हैं, सामने वाला म्यूज़िक सुनता है, और ये उसको महसूस करती है क्योंकि वो आवाज़, वो वाइब्रेशन स्टिक से होते हुए उसके फिंगर टिप्स में टच होती है, तो वो उस साउंड को महसूस कर लेती है। By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। और ड्रम पे अगर लीन हो जाए, बाय लीनिंग अगेंस्ट दी ड्रम, ड्रम को अगर टच करके उस पर लीन हो जाए तो उसका रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब उसकी गर्माहट, ठीक है, इकोज ऑफ साउंड्स, वाइब्रेशन भी नहीं, इको जो दूसरी जगह से लड़ के आती हैं, वो अपनी बॉडी में महसूस कर सकती है पूरी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs।
और जब वुडन फ्लोर पे, कई जगह ऑडिटोरियम में जो फ्लोर्स होते हैं वो वुडन होते हैं, जिस पे ऑर्केस्ट्रा या सोलो परफॉर्मेंस होती है, तो वहाँ पे अपने जूते उतार देती है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है, जो रेजोनेंस होता है, जो इकोज आती हैं वो वुड में ज़्यादा आते हैं ना, तो वुड से वो बेयर फीट, नंगे पैरों से होते हुए उसके बॉडी में, उसका बॉडी ही सारा उसका कान हो गया था ना, तो वो कोशिश करती जितना से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के टच में आए या आवाज़ के वाइब्रेशन के टच में आए, ये उसने स्ट्रैटेजी अपना ली थी। अब देखते हैं, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। तो अब ये रॉयल एकेडमी में उसका परफॉर्मेंस था, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि एवलिन ने अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में इन द ईयर 1991 शी वॉज अवॉर्डेड द फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये याद रखिएगा। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। ये शुरू में भी लिखा था ना, भगवान ने उससे कुछ ले तो लिया है, सुनने की शक्ति तो ले ली है, लेकिन उन्होंने उसको कुछ अद्भुत दे दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, far more deeply than any of us, बहुत ज़्यादा गहरे रूप में उसको महसूस करती है, जितना सुनने वाला आदमी भी उसको उतना महसूस नहीं कर सकता जितना वो बिना सुने हुए महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो संगीत को इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक मतलब जो इस आदमी को काम के अलावा कुछ नहीं सूझता, जो वर्क ही करते रहना चाहता है, उसको वर्कहॉलिक बोलते हैं। तो एवलिन ये बात को मानती है, स्वीकार, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, ठीक है, कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कहती है कि मुझे सिर्फ काम करना है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, कह रही है, लेकिन इसके जो इनाम है, मेहनत करने के जो इनाम है वो इनॉर्मस है, बहुत हैं। अब मेहनत, कड़ी मेहनत आप करें तो जो उससे इनाम मिलता है, कह रही है कि इसमें इनाम का मज़ा ही अलग है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musician। तो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा रेगुलर उसके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वो हॉस्पिटल में और प्रिजन्स में, जेल में, और नए लोगों को, यंग म्यूजिशियन, नए बच्चों को भी फ्री में उनके लिए ट्रेनिंग देती है, उनके लिए परफॉर्म करती है। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Children Deaf, Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children। तो एन रिचलिन है, बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन चलाते हैं, वो कहते हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो लोगों के लिए प्रेरणा है, बहुत चमकती हुई प्रेरणा, मतलब वो प्रेरणा जो दूर से दिखाई दे, किसके लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए। डेफ चिल्ड्रन अगर कुछ बनना चाहें, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा डेफ क्या, जो लोग सुन सकते हैं, जो लोग देख सकते हैं, जो लोग नॉर्मल अपने आप को कहते हैं, ये सबके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, इसने उनको प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं, जो किसी न किसी कारण से अपंग हैं। And not the least, people who look at her and say if she can do it I can। तो लोगों को उसको देख के लोग क्या कहते हैं, अगर ये कर सकती है जो सुन नहीं सकती, वो म्यूजिक में इतना महान नाम कमा सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये सब तो अलग चीज़ है, प्रेरणा वाली बातें तो अलग है, कितने लोगों को प्रेरणा देती है, लेकिन उसने खुद ने मिलियंस, लाखों लोगों को कितना आनंद दिया है अपने संगीत के थ्रू।
तो आपने देखा कितनी कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन, दो चीज़। इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और आप उसके लिए डिटरमाइंड है हार्ड वर्क करने के लिए, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, हार्ड वर्क एंड यू शुड नो वेयर यू वांट टू गो एंड यू विल रीच देयर, राइट। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। कुछ छोटे छोटे आंसर देने हैं इनके। पहला है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो शी वॉज ऑलमोस्ट 17, या शी वॉज नॉट इवन 17, राइट, व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यही लिखा है ना पहले शुरुआत में ही। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हाट व्हेन वॉज इट कंफर्म्ड। तो हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वॉज 8 years old and it was confirmed when she was 11 years old. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ्स 30 to 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु हेल्प्ड हर कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो हु हेल्प्ड हर आपने देखा ना, रॉन फोर्ब्स। तो सारी टीचर्स ने उसको, जब वो जाइलोफोन बजाना चाहती थी तो सिर्फ रॉन फोर्ब्स ने किया था उसको हेल्प। तो लिखेंगे आप, रॉन फोर्ब्स द परकशनिस्ट हेल्प्ड हर कंटिन्यू विद म्यूजिक। सेकेंड पार्ट पूछा है, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो ही सेड, डोंट हियर द म्यूजिक थ्रू योर ईयर, ट्राई टू फील इट विद समथिंग एल्स। यही कहा था ना उसने, ये लिख दीजिएगा। एंड व्हाट डिड ही डू, ही ट्यून्ड 2 drums एट डिफरेंट लेवल्स, राइट, टू हेल्प हर फील द म्यूजिक। ये आप लिख सकते हैं इसमें। सेकंड पूछा है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। तो कई सारे कॉजेज वो है, तो आप लिख देंगे द डिफरेंट कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्ड आर number 1, she performed in prisons. Number 2, she performed in hospitals. She gave free sessions for young and aspiring musicians. चौथा हो जाएगा, and of course she performed different concerts, solo concerts in orchestra. तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। ऑल राइट। इसके अलावा अब हम देखते हैं, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। तो 2-3 पैराग्राफ में कहेंगे, ये क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुन सकती है, ये पूछा हुआ है। तो एवलिन की इसमें पूरा डिटेल दे देंगे। बाय द एवलिन की शुरुआत से आप कहानी लिख देंगे कि एवलिन शी वॉज अनएबल टू हेयर एनीथिंग बाय द टाइम शी वॉज 11। पहले पैराग्राफ में एवलिन के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, हु वॉज एवलिन। तो एवलिन वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 8 years, but her hearing deteriorated and she was unable to hear by the time she was 11 years old. All right. Once she saw a girl playing a xylophone. She also decided to play that instrument. Her teachers discouraged her from playing the xylophone, but Ron Forbes, he was the person who encouraged her. ये वाली स्टोरी पूरी लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे। रॉन फोर्ब्स ट्यून 2 drums at different levels. He asked her to feel the music rather than hear it. ये वाली कहानी लिखेंगे। फिर एवलिन के डिटर्मिनेशन वाली बात कहेंगे। एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी स्टार्टेड फीलिंग म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। फिर 3-4 जो तरीके दिए हैं उसने, वो जब जाइलोफोन बजाती थी, वेन एवर शी प्लेड अ जाइलोफोन, शी कुड हेयर द वाइब्रेशंस ऑफ द जाइलोफोन थ्रू द स्टिक टू हर फिंगर्स. When it was a wooden floor, she would walk bare feet on it and could hear the vibrations or the resonance through the wooden floor in her bare feet. Right? तो ये पूरा डिटेल में दे देंगे। लास्ट में उसकी परफॉर्मेंसेस का डिस्क्राइब कर देंगे कि ये वो सुन सकती थी। तो ये उसने सोलो परफॉर्मेंस शुरू कर दिया, ऑर्केस्ट्रा पहले दिए, फिर सोलो परफॉर्मेंस शुरू कर दिए। 1991 में उसको अवार्ड मिला। 3 years रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में 3 साल थी, वहाँ 3 साल रहते रहते शी ऑब्टेन्ड दी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स बाय द टाइम शी कंप्लीटेड हर कोर्स एट रॉयल
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, राइट। तो ये हो गया आपका, ये लंबा हो जाएगा, एवलिन की पूरी स्टोरी आप पैराग्राफ में लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फिर बात करेंगे।